नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेंद्र कुमार सिंह, राजकीय महाविद्यालय भतरोज खाना अल्मोड़ा, उत्तराखंड। आज का हमारा अर्थशास्त्र के अंतर्गत उच्चतर आर्थिक विश्लेषण के अंतर्गत मुख्य विषय है व्यापार चक्र की विवेचना करना। अभी तक हमने व्यापार चक्र के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन किया, जैसे हर्ट्रे का सिद्धांत, प्रोफेसर हेयक का सिद्धांत, शुम्पीटर का सिद्धांत। आज हम प्रोफेसर सैमुएल्सन का सिद्धांत के अध्ययन करें। प्रोफेसर सैमुएल्सन ने बताया कि वास्तव में व्यापार चक्र का मुख्य कारण है गुणक त्वरक की लगातार क्रियाशीलता। उन्होंने कहा कि यदि व्यापार चक्र तभी संभव होता है जब गुणक और त्वरक का मान लगातार परिवर्तित होता रहता है। गुणक और त्वरक के मान पर ही व्यापार चक्र का आकार भी निर्धारित होता है कि व्यापार चक्र कैसा होगा। व्यापार चक्र वास्तव में तेजी से फैलने वाला होगा या संकुचन की तरफ रहेगा या स्थिरता की अवस्था की ओर आने वाला रहेगा। ये सब कुछ निर्भर करता है वास्तव में गुणक और त्वरक के मान पर और उनकी अंतरक्रिया पर। प्रोफेसर सैमुएल्सन ने अपना एक गुणक त्वरक व्यापार चक्र मॉडल प्रस्तुत किया, जिसमें उन्होंने बताया कि यदि हमें 2 वर्ष की आय पता है, पिछली 2 अवधि की आय पता है, तो वर्तमान अवधि की हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन पता कर सकते हैं। इसके आधार पर प्रोफेसर सैमुएल्सन ने वास्तव में 5 प्रकार के व्यापार चक्रों को स्पष्ट किया है। उन्होंने विभिन्न अल्फा और बीटा, अल्फा यहां पर गुणक को रिप्रेजेंट करता है, बीटा यहां पर त्वरक को रिप्रेजेंट करता है। इन्होंने विभिन्न अल्फा और बीटा के मान पर 5 प्रकार के विभिन्न चक्रों को स्पष्ट किया है और वास्तव में उनका आकार क्यों ऐसा होगा इसका स्पष्टीकरण भी दिया है। वास्तव में सैमुएल्सन का व्यापार चक्र एक अवधि समय पश्चता मॉडल है, अर्थात यदि हमारे पिछले वर्ष की इनकम, आय या उपभोग प्रवृत्ति तथा बीटा का मान दिया हुआ तो वर्तमान अवधि की हम नेशनल इनकम बता सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कहा कि यदि हमें 2 अवधियों की राष्ट्रीय आय ज्ञात हो तो अगली अवधि की राष्ट्रीय आय भारित जोड़ लेकर आसानी से निकाली जा सकती है। भार निसंदेह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति के साथ संबंध के चुने गए मूल्यों पर निर्भर करेंगे। यह मानकर कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य 1 से अधिक नहीं हो सकता है, लेकिन 0 से कम भी नहीं हो सकता, अर्थात एमपीसी का मान 0 और 1 के मध्य होगा। वहीं बीटा का मान वास्तव में 0 से सदैव अधिक होगा। सैमुएल्सन ने 5 प्रकार के चक्रीय उतार चढ़ाव वाले व्यापार चक्रों की व्याख्या की है। आइए सबसे पहले हम मैथमेटिकल मॉडल को वास्तव में देखते हैं किस प्रकार जनरेट होता है। फिर मैथमेटिकल मॉडल के द्वारा विभिन्न अल्फा और बीटा के मान द्वारा कौन कौन से व्यापार चक्र और उनका आकार किस प्रकार होगा इसकी विस्तृत विवेचना करते हैं। अब हम मैथमेटिकल मॉडल के माध्यम से सैमुएल्सन के ट्रेड साइकिल मॉडल की व्याख्या करेंगे। प्रोफेसर सैमुएल्सन ने 1 पीरियड लैगडी मॉडल को प्रयोग किया, अर्थात समय पश्चता यानी वर्तमान की आय पिछली आय या उपभोग या इन्वेस्टमेंट पे निर्भर करती है। हम देखते हैं कि किसी समय की आय हमारे पास YT वास्तव में डिटरमाइन करती है GT प्लस CT प्लस IT। हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति का उपभोग CT जो होता है, CT इज इक्वल टू अल्फा YT माइनस 1, अर्थात वर्तमान उपभोग T समय का उपभोग वास्तव में उसकी पूर्व की आय द्वारा निर्धारित होता है। साथ ही साथ यहां पर अल्फा जो है वो वास्तव में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा कि उसकी उपभोग प्रवृत्ति कितनी है, अर्थात उसकी उपभोग प्रवृत्ति जितनी भी हो उसको उसके वास्तव में इनकम से पूर्व समय की इनकम से अगर गुणा कर देते हैं तो वर्तमान समय का हमें उपभोग प्राप्त हो जाता है। दूसरा हमारे पास IT हम जानते हैं IT बराबर क्या होता है, वास्तव में
दो समय वर्तमान उपभोग और उसके पूर्व का उपभोग, जो पिछले साल, पिछले t-1 यानी पिछले साल और वर्तमान उपभोग का अंतर को यदि बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमें वर्तमान निवेश पता चल जाएगा। तो वर्तमान निवेश यानी बीटा यहां पर त्वरक को रिप्रेजेंट कर रहा है और यहां पर CT -1 यानी वर्तमान उपभोग से पूर्व के उपभोग को माइनस करके बीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें IT का मान प्राप्त हो जाएगा। अब हम CT का मान इसमें रख देते हैं। तो जब हम CT का मान रखते हैं तो बीटा CT का मान हम देखिए क्या, अल्फा YT -1, अल्फा YT -1 माइनस, यहां पे CT का मान रख दीजिए अल्फा YT -1 और ये -1 आगे आ जाएगा। इस प्रकार हमारे पास ये इक्वेशन मिल जाती है, दैट इज कॉल्ड IT इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन हमको मिलने के बाद अब हम देखते हैं क्या GT का मान क्या होता है। GT का मान, या एक काम करते हैं इस इक्वेशन को और तोड़ लेते हैं। इस इक्वेशन को और तोड़ने के बाद हमारे पास हो जाएगा IT बराबर बीटा अल्फा YT -1 माइनस बीटा अल्फा YT -2 -1 -2। ये हमारे पास IT इक्वेशन प्राप्त हो गई। ये हमारे पास CT इक्वेशन थी और हम जानते हैं GT बराबर 1। अतः हम इसका मान और ये तीन का मान इस समीकरण में यदि हम रख देंगे तो सैमुअल्सन टेट साइकिल मॉडल हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम रखते हैं तो YT बराबर GT हमारे पास 1 है प्लस CT का मान अल्फा YT -1 है और हमारे पास IT का मान हमने निकाल ही लिया था। IT का मान प्लस बीटा अल्फा YT -1 माइनस बीटा अल्फा YT -2। अतः अब हम इस दोनों में कॉमन कौन सा है, यहां पर हम देख रहे हैं कि यदि हम कॉमन ले लेते हैं अल्फा तो YT बराबर 1 प्लस अल्फा कॉमन लेने के बाद YT -1 प्लस बीटा YT -1 माइनस बीटा अल्फा YT -2। अब हम यहां पर ये देखते हैं, यहां पर ये देखेंगे कि यदि हम इसमें से YT -1 दोनों तरफ है ये कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा, तो YT बराबर 1 प्लस अल्फा YT -1 प्लस YT -1 कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचेगा, यहां पे 1 बचेगा, ये कॉमन चला गया, प्लस बीटा YT -1 कॉमन हो गया और हमने कॉमन क्या लिया YT -1 हमने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस बीटा बचेगा माइनस बीटा अल्फा YT -2। ये हमारे पास प्रोफेसर सैमुअल्सन का टेट साइकिल समीकरण प्राप्त हो जाता है। ये टेट साइकिल समीकरण हमें यह बताता है कि यदि हमें पूर्व के दो अवधियों का YT -1 मान लीजिए सन 2000 है, 2000 की नेशनल इनकम हमको कैलकुलेट करनी है तो हमें 2019 का और 2018 का नेशनल इनकम अगर हमारे पास दी हुई है, साथ ही साथ विभिन्न अल्फा और बीटा के मान भी हमें ज्ञात हैं तो हम वर्तमान नेशनल इनकम को बता सकते हैं। तो वर्तमान की नेशनल इनकम का हम अनुमान लगाने के लिए हमें पूर्व के 2 वर्षों की नेशनल इनकम का डेटा हमारे पास होना चाहिए, प्लस हमारे पास अल्फा और बीटा का मान होना चाहिए। इनके भारित मान के आधार पर हम वर्तमान नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज हम जानते हैं कि जो अल्फा है यानी MPC है, MPC का मान 0 से हरदम ज्यादा रहेगा
अल्फा का इज ग्रेटर देन, हम इसका मान ज्यादा रहेगा, लेकिन एक से हरदम कम रहेगा, हमारे पास एक से कम रहेगा। ये एमपीसी की कंडीशन है। दूसरा, बीटा की कंडीशन, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा। इस प्रकार प्रोफेसर सैमुअल्सन का ये गणितीय मॉडल बन जाता है और व्यापार चक्र को स्पष्ट करने के लिए ये गणितीय मॉडल बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरी चीज, यदि इस गणितीय मॉडल पे प्रोफेसर सैमुअल्सन ने अल्फा और बीटा के विभिन्न मानों के आधार पर ही 5 प्रकार के व्यापार चक्रों को स्पष्ट किया है। आइए हम उन विभिन्न मानों को देखते हैं जिसमें अल्फा और बीटा का मान वास्तव में बदलता जाता है और व्यापार चक्र का आकार भी बदलता चला जाता है। आइए हम उसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं चक्रहीन पथ। चक्रहीन पथ के अंतर्गत जब अल्फा का मान 0.5 होता है तथा बीटा का मान 0 होता है, अर्थात इसके अंतर्गत केवल गुणक कार्य करता है और त्वरक कार्य नहीं करता। इस प्रकार का व्यापार चक्र वास्तव में कुछ इस प्रकार का होगा। ये बढ़ेगा लेकिन घटती दर से बढ़ेगा, बढ़ेगा लेकिन घटती दर से बढ़ेगा। नीचे हमने टाइम पीरियड ले लिया है, ऊपर आपके पास नेशनल इनकम है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, हमारे पास एक्स एक्सिस है। तो इस प्रकार जो पहला सैमुअल्सन ने व्यापार चक्र को स्पष्ट किया, उन्होंने कहा कि चक्रहीन पथ, यानी इसमें चक्र नहीं बनेगा, बस ऐसे ही इकोनॉमी क्या करेगी, अपवर्ड हो जाएगी और अपवर्ड होने के साथ साथ इंक्रीज तो करेगी नेशनल इनकम, बट डिक्लाइन रेट से इंक्रीज करेगी, लेकिन इसमें गिरने के लक्षण नहीं स्पष्ट होंगे। यहां पर अल्फा का मान 0.5 होगा तथा बीटा का मान 0 होगा, अर्थात गुणक कार्य करेगा जबकि त्वरक कार्य नहीं करेगा। वहां पर चक्रहीन पथ हमें प्राप्त हो जाएगा। अब हम सैमुअल्सन के दूसरे चक्र की बात करते हैं। सैमुअल्सन ने बताया कि यदि अल्फा का मान यानी गुणक का मान 0.5 और बीटा का मान वास्तव में 1 हो, तो हम देखिए यहां पर गुणक का मान तो वही पूर्व के स्तर को लिया है, लेकिन मतलब क्योंकि एमपीसी का मान पूर्व के स्तर को लिया था, यानी गुणक का मान भी पूर्व के स्तर का होगा, लेकिन बीटा का मान हमने 1 मान लिया। तो इससे में जब हम ये वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो हमें परिमंदित व्यापार चक्र प्राप्त होता है। परिमंदित व्यापार चक्र का तात्पर्य होता है कि मान लीजिए हमने नीचे टाइम को लिया है और ऊपर हमने नेशनल इनकम को ले लिया है, तो हमारे पास अगर कोई ये इक्विलिब्रियम रेखा है तो ये हम देखते हैं कि पहले फ्लैक्चुएशन तो ज्यादा होंगे लेकिन बाद के फ्लैक्चुएशन लगातार कम होते चले जाएंगे। यानी शुरू में उतार चढ़ाव तो ज्यादा दिखाई पड़ेगा, इकोनॉमी फ्लैक्चुएट ज्यादा करेगी, ज्यादा तेज नेशनल इनकम बढ़ेगी, ज्यादा तेज नेशनल इनकम घटेगी, लेकिन बाद में ये जो तीव्रता से बढ़ना और उतरना, इसकी घटना लगातार कम होती चली जाती है और लगातार व्यापार चक्र या हमारी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम पाथ के पास आती चली जाती है। अब हम सैमुअल्सन के तीसरे प्रकार के व्यापार चक्र की व्याख्या करेंगे। सैमुअल्सन ने बताया कि यदि अल्फा का मान 0.5 हो और बीटा का मान 2 हो जाए तो इसके द्वारा हमें एक ऐसा व्यापार चक्र प्राप्त होता है जिसमें उतार चढ़ाव लगातार लगभग बराबर होते हैं और ये इकोनॉमी में लगभग सदैव बने रहते हैं। इसे हम रेखा चित्र में देख सकते हैं। रेखा चित्र में नीचे टाइम को, ऊपर नेशनल इनकम को लिया गया। मान लीजिए कोई इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम नेशनल है। हम देखिए फ्लैक्चुएशन, इकोनॉमी में फ्लैक्चुएशन हो रहा है, दैट इज कॉन्टिन्यू टाइम टू टाइम, इस समय के साथ इसी तरह लगभग बना रहेगा। यानी इसमें परिवर्तन, इसमें उतार चढ़ाव की दर में गिरने या बढ़ने की प्रवृत्ति नहीं देखी गई है। आइए हम चौथे पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। हम सैमुअल्सन के चौथे व्यापार चक्र का विश्लेषण करेंगे। इस पर प्रोफेसर सैमुअल्सन ने बताया कि जब अल्फा का मान 0.5 रहे तथा बीटा का मान
यदि 3 हो जाए तो अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र वास्तव में हमें विस्फोटात्मक चक्र प्राप्त होगा। यानी पहले हमारे पास व्यापार चक्र में उतार चढ़ाव धीरे रहेगा, लेकिन समय के साथ साथ इसमें फ्लक्चुएशन तेजी से बढ़ जाएगा। यानी तेजी से तेजी आएगी और तेजी से मंदी आएगी और ये लगातार इक्विलिब्रियम पॉइंट से दूर हटता चला जाएगा। इसे हम रेखा चित्र से देख सकते हैं। रेखा चित्र में हम ये देख रहे हैं कि ये इक्विलिब्रियम रेखा है, ये हमारे पास टाइम एंड नेशनल इनकम है। देखिए शुरू में प्रारंभ में कम होता है, लेकिन समय के साथ साथ ये चक्र लगातार बढ़ता चला जाता है। तो इसको हम एक्सप्लेसिव ट्रेड साइकिल कह सकते हैं, जबकि अल्फा और बीटा का मान ज्यादा हो जाए। अब हम प्रोफेसर सैमुअल्सन के लास्ट व्यापार चक्र की व्याख्या करेंगे, अर्थात 5वें व्यापार चक्र की व्याख्या करेंगे। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने इसमें यह बताया कि जब अल्फा का मान 0.5 हो और बीटा का मान 4 हो जाए, यानी त्वरक का मान 4 हो जाए, तो हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में फ्लक्चुएशंस नहीं होंगे, बल्कि इकोनॉमी में नेशनल इनकम रैपिडली इंक्रीज करती जाएगी। यानी चक्रहीन, यानी हमें ऐसा व्यापार चक्र मिलेगा जिसमें कोई साइकिल्स नहीं बनेंगे और ये इकोनॉमी में रैपिडली ग्रो करता चला जाएगा। आइए हम इसको रेखा चित्र के माध्यम से स्पष्ट करते हैं। नीचे हमने टाइम को लिया, ऊपर नेशनल इनकम। मान लीजिए कोई इक्विलिब्रियम रेखा है, तो इक्विलिब्रियम से ये कुछ ऐसे भागेगा, यानी ये व्यापार चक्र ऐसे भागेगा। आपने प्रथम चक्र में देखा, उसका तरीका ये था, इंक्रीज विथ डिक्लाइन रेट। यहां पर इंक्रीज विथ, जो हमारे पास नेशनल इनकम होती है, इंक्रीज विथ इंक्रीजिंग रेट से होगा। यानी अर्थव्यवस्था में हमारे पास फ्लक्चुएशन बहुत तेजी से दिखाई पड़ेगा अगर अल्फा का मान 5.5 हो और बीटा का मान 4 हो। इस प्रकार हमने वास्तव में सैमुअल्सन ने बताया कि अर्थव्यवस्था में व्यापार चक्र का मुख्य कारण ये होता है कि विभिन्न प्रकार के अल्फा और बीटा का मान होता है। अर्थव्यवस्था में उपभोग की प्रवृत्तियां किस प्रकार की हैं, उपभोग कैसे लोग पसंद करते हैं, मोस्ट ऑफ द इनकम क्या उपभोग पे खर्च हो रही है, इट विल बी डिटरमाइन द ट्रेड साइकिल। दूसरा, अर्थव्यवस्था में निवेशक कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या उपभोग वस्तुओं की मांग बढ़ने के साथ साथ लगातार निवेश बढ़ता जा रहा है, सरकार लगातार निवेश के लिए प्रोत्साहित कर रही है। यानी बीटा का मान ये इकोनॉमी में ज्यादा होगा तो हमारे पास व्यापार चक्र यानी तेजी से अर्थव्यवस्था में तेजी दिखाई पड़ेगी। ठीक है, बूम की स्थिति दिखाई पड़ेगी। लेकिन यदि लोगों का कंजप्शन प्रोपेंसिटी कम है, एमपीसी कम है, जैसे अमेरिका के लोगों में वास्तव में उपभोग प्रवृत्ति कम देखने को मिलती है, और यदि वहां पे उद्यमी भी निवेश करने के लिए प्रेरित नहीं है, मान लीजिए कोई ऐसी अर्थव्यवस्था है जहां पे उद्यमी भी निवेश करने के लिए नहीं है या सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो निवेश कर सके, तो वहां पर व्यापार चक्र का मान अलग होगा। तो प्रोफेसर सैमुअल्सन ने अपने अर्थ गणितीय मॉडल के माध्यम से बताया कि विभिन्न प्रकार के व्यापार चक्र क्यों होते हैं और वास्तव में इसमें उपभोग प्रवृत्ति का, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इन्वेस्टमेंट प्रोपेंसिटी को वास्तव में क्या रोल होता है, इसके आधार पर इन्होंने व्यापार चक्र का विवेचन किया है। धन्यवाद।